हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखना है, ये हम लोग लगातार 3-4 क्लासेस में हमने डिस्कशन किया है। जैसे कि लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर आपने 500 रुपये ही अगर प्लान किया है तो किस तरह से आपका अमाउंट ग्रो हो सकता है, प्रैक्टिकल वे में समझाया था। और आज हम लोग इसी प्रैक्टिकल वे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखना होगा क्योंकि इनकी वजह से आपको एक संभावित एक बड़ा लॉस हो सकता है। ये लॉस अगर 5 साल में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 30,000 रुपये इसी फंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लॉस हो सकता है। ऐसे ही अगर 10 साल में देखा जाए तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का, और 20 साल में देखा जाए तो ये 11 लाख का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इसे बहुत से लोग जो बिगिनर होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है। उन्होंने सिर्फ सुना है कि एसआईपी करना है और उन्होंने किसी XYZ एसआईपी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया और म्यूचुअल फंड में उन्होंने डायरेक्ट डाल दिया। अब यहाँ पर डालने की वजह से इनका ये लॉस कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी एसआईपी को आप देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह की, एक ही म्यूचुअल फंड में आपको दो तरह से प्राइस देखने को मिलेगा। जैसे हमने मानकर चलिए कि हमने निप्पॉन इंडिया में हमने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है और यहाँ पर हम लोग इसमें यहाँ पर एसआईपी करने वाले हैं। ये चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, किसी भी टाइप का कैप्स हो, इसमें दो तरह से आपको प्राइस देखने को मिलेगा, जिसे बोला जाता है नेबी, नेट एसेट वैल्यू। अब ग्रोथ फंड एक होगा, इसका एक ही सिमिलर ही एक ही फंड हाउस का, निप्पॉन इंडिया का ही, जैसे लार्ज कैप को मानकर चलते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ फंड का होगा, एक आईडीसी डब्ल्यू फंड का होगा। ये क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इसमें क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए कि किसी फंड हाउस ने अपने ओवरऑल एक साल में कुछ प्रॉफिट किया, अब वो प्रॉफिट कुछ हिस्सा हो सकता है कि वो अपने जो इन्वेस्टर हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इसकी जो नेबी होगी आईडीसी डब्ल्यू फंड की, यहाँ पर कम होती देखने को मिलेगी, कम हो जाएगी। अगर इसमें देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जिस वजह से यहाँ पर जो नेबी होगी, नेट एसेट वैल्यू, वो हो सकता है कि इसमें जो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। जनरली देखा जाए तो ये हमेशा ही ज़्यादा देखने को मिलेगी नेट एसेट वैल्यू ग्रोथ फंड की, और आईडीसी फंड की मानकर चलिए कि ये 120 रुपये की होगी। तो ये हमेशा ही इनमें दोनों में अंतर रहेगा। और अंतर क्यों रहेगा, क्योंकि उस दरमियान किसी म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट हुआ, जिस वजह से उस प्रॉफिट को उसने डिविडेंड के रूप में अपने म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि किस तरह से ये जो फंड है, यहाँ पर जो डिविडेंड की वजह से यहाँ पर आपको संभावित लॉस हो सकता है, वो किस तरह से। जैसे मानकर चलिए कि हमने क्या किया कि 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान किया है एसआईपी के थ्रू से, और यहाँ पर हमारा टाइम ओरिजिन रहेगा 10 साल के लिए। हमने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में हमने डालने का यहाँ पर सोचा है, और जिसमें आपको दो तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ फंड और आईडीसी फंड, दोनों में हमें 10,000 रुपये की एसआईपी करना है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी फंड हाउस की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और जिसने पास्ट रिकॉर्ड और फ्यूचर को लेकर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 15% से ये रिटर्न्स दे सकता है। अब ये 15% से अगर रिटर्न्स देगा तो हमारा यहाँ पर 5 साल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए। अगर वही 10 साल की बात करें तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए का। ऐसे ही यहाँ पर आईडीसी फंड में हमारी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट एसेट वैल्यू कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर 200 रुपये के अराउंड ये देखने को मिल रही है। ऐसे में जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर भी हमारे 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुए, यहाँ पर भी हमारे 10 साल में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अंतर कहाँ पर पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% की है, और इस फंड हाउस ने डिविडेंड यील्ड में ये दिया, मेंशन किया है कि हम इसमें 1.24% से हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस हिसाब से हम डिविडेंड देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो अंतर देखने को मिलेगा, जो टोटल 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इस फंड हाउस की रही है, उसमें से आईडीसी फंड में ये आपको कम कर दिया जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलेंगे 13.76% के। इस वजह से अगर इनके जो टोटल अगर रिटर्न्स के अंतर देखा जाए तो काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 5 साल में आपका जो टोटल अमाउंट होगा 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ पर 8,96,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो 8,66,000, 30,000 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे जब 10 साल में देखा जाए तो यहाँ पर 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 27,86,000 रुपये का, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 25,82,000 रुपये। यानी देखा जाए तो मोटा माटी दोनों फंड हाउस में जो अंतर देखने को मिल रहा है, अब ये अंतर लगभग 2 लाख रुपए का अंतर
और 2 लाख का अंतर, इतना बड़ा अंतर हो सकता है कि आपको जो खर्चे देने जो टैक्स देने होंगे, एग्जिट लोड देने होंगे, वो इससे सेटलमेंट हो सकता है। तो ये किस तरह से, जैसे यहाँ पर 2 लाख रुपए का अंतर हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना होगा, क्योंकि अभी जो यूनियन बजट आया था 23 जुलाई को, तो 23 जुलाई से पहले यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था वो कितना लगता था, 10% का। लेकिन अभी हाल ही में जो यूनियन बजट में आया था उसमें मेंशन किया गया कि अब से आने वाले समय में आपको 12.5% से यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना होगा। अब आप में से बहुत से लोगों की ये डाउट हो सकती है कि सर, हमने ये एक्सपेक्टेशन की कि ये 15% ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये रिटर्न्स देगा। अब यहाँ पर हमें टैक्स भी 12.5% का यहाँ पर लगेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या? मिलेगा सिर्फ 2.5%। तो ऐसे में ये बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों के ये कमेंट आ सकते थे, तो इसमें हम इसी को लेकर हमने यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिलते थे वो साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर या मंथली बेसिस पर ये कंपाउंडेड रूप में कैलकुलेट होते थे। लेकिन ये जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये फ्लैट लगेगा। ये फ्लैट कितना लगेगा कैपिटल गेन? जैसे मानकर चले कि हमने यहाँ पर ग्रोथ फंड में ही डाला है। अब ग्रोथ फंड में हमारा टोटल कैपिटल कितना हुआ, 27,86,000 रुपये, जहाँ पर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था 12 लाख, जिस वजह से कैपिटल टोटल गेन हुआ 15,86,000 रुपये। अब इस कैपिटल गेन पर हमें 12.5% देना होगा, ना कि हमें टोटल अमाउंट पर। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आपको जो पैसे देने होंगे 15,86,000 का 12%, अगर 12.5% निकालेंगे तो 1,98,250 रुपये। आप समझ सकते हैं कि ये और ये अंतर, ये लगभग बराबर अंतर है। यानी यहाँ से देखा जाए तो आपने अगर यहाँ पर अगर ग्रोथ फंड में डाला है तो ये सेटलमेंट सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के रूप में ये बराबर हो सकता है। अगर आपने आईडीसी फंड में, तो यहाँ पर 2 लाख का लॉस होगा और ये आपको देना ही देना होगा, तो ये लगभग 4 लाख का संभावित लॉस हो सकता है। और ये कैपिटल गेन टैक्स आपको देना ही देना होगा, और साथ में आपको एग्जिट लोड भी देना होगा। बहुत से म्यूचुअल फंड 1 से लेकर 2% तक ये एग्जिट लोड के रूप में ये लेते हैं, क्योंकि ये एग्जिट लोड क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके जो डाइवर्सिफिकेशन और ये जो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये अपना चार्जेज करते हैं, क्योंकि आपके टोटल पोर्टफोलियो को वही तो मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये चार्जेज करते हैं 1% एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियो के रूप में। यानी 1% से लेकर 2% तक भी एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे पैसे लेते हैं। तो इस तरह से ये खर्चे आपको ज़रूर देखने होंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ें नहीं देखी कि कंपनी का एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो आपको इतना बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने यही समझाने का कोशिश किया कि जब भी आपको प्लान करना है तो हमेशा ही पैसे किस में डालना है, आपको ग्रोथ फंड में डालना है, ना कि आईडीसी फंड में। क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड तो मिल सकता है, डिविडेंड इतना नहीं मिलेगा जितना बड़ा यहाँ पर इतना आपको कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये साल दर साल ये आपको जो टोटल कैपिटल होगी उस पर कंपाउंडेड उसी रेशियो के हिसाब से ये आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये आपको एक संभावित एक बड़े लॉस से बचा जा सकता है। तो आपको हमेशा ही ग्रोथ फंड के अंदर आपको कंसीडर करना है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल गेन पर फ्लैट के रूप में मिलेगा, लगेगा, ना कि ये आपको कंपाउंडेड के रूप में। तो हमारी ये कोशिश थी कि आपको सही चीज़ें सही तरीके से बताया जाए। और इससे पहले भी हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको देखना चाहिए। ऐसे ही अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ को लेकर काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कुछ ही दिनों के अंदर हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे आपको भी आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।